दिल्ली में लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो गया और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आउटर नॉर्थ के डीसीपी गौरव शर्मा जी। गौरव जी, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गौरव जी, कैसे देखते हैं तीसरे दौर के लॉकडाउन को? अब कुछ रियायतें भी दी गई हैं, लोग भी बाहर आ रहे हैं, लग रहा है कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियां पहले से बढ़ गई हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये 15 जिलों में दिल्ली के सबसे पहला जिला ये रहा जिसने यहाँ पर एक हेल्पलाइन का सिस्टम शुरू किया। हमारा डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट रहा है दिल्ली पुलिस में जिसने अपनी डिस्ट्रिक्ट की हेल्पलाइन इशू करी, जिस हेल्पलाइन को हमने पब्लिसाइज किया, जिसपे लोगों ने अपनी कोई समस्या, किसी के पास राशन नहीं है, खाना नहीं है, अस्पताल कोई सुविधा है, किसी को 5 की इमरजेंसी जरूरत है, तो वो अपने घर से बाहर ना निकले हुए भी हमारे को सीधा हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके सारी फैसिलिटेशन करा सके। नंबर 1। नंबर 2, हमने कंसर्न सारे नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट डिस्पैच करी एरिया वाइज कि आपके इलाके में कौन सी समस्या का निवारण कौन सा आदमी करेगा, किस अधिकारी का वो काम बनेगा। हमने उस चीज को लेकर जनता को जागरूक किया। तीसरा, बहुत सारी जगहों पर हमने परमानेंट फूड स्टॉल्स लगवाए हैं, यानी कि सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक परमानेंट चलने वाले खाने के स्टॉल्स हमने यहाँ पर नरेला में, मार्केट एरियाज में, चाबाद डेयरी में, यहाँ पर कोई भी राह चलते आदमी को ये पता है कि ये एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर मैं पूरे दिन में इस 9 बजे से रात के 9 बजे तक जाकर खाना खा सकता हूँ। इसको हमने बहुत जगह पे पब्लिसाइज किया। चौथा, हमने कम्युनिटी किचन का भी कॉन्सेप्ट कुछ मोहल्लों में शुरू किया। जिन मोहल्लों के अंदर ये ऐतराज था कि हमारे पास में बाहर से जो लोग खाना बांटने आते हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, तो उन लोगों की एंट्री भी ना हो और हमारे पास सामान भी पहुंचे, तो ऐसी जगहों पर कुछ कॉलोनीज हमने ऐसी चूज करी जहां पर कम्युनिटी किचन भी हमने ऑपरेट करे। कॉलोनी के लोग ही खाना बनाते थे, उनको ड्राई राशन पहुंचा दिया जाता था, बिना उनकी कॉलोनी के अंदर जाए कोई प्रदूषण या कोई संक्रमण का चांस ना रहे, और वो अपनी मर्जी का खाना गरम गरम ताजा ताजा बनाकर खाते थे और एक उसका हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ये भी एक ऐसी चीज थी जो दिल्ली पुलिस में और किसी जिले के अंदर नहीं हुई है। हमारा जिला, एक चीज हमने और भी करी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घरों से मदद करना चाह रहे थे पर बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, तो घरों से निकलने वाले लोगों को भी हमने ऑनलाइन फैसिलिटेशन प्रोवाइड करवाई कि आप घर बैठे बैठे जो मदद पहुंचाना चाहे पहुंचाएं। आपने अगर किसी को सपोज करिए 10 बोरी चावल पहुंचाना है, तो आप सीधा, हम आपको वेंडर का नंबर दे रहे थे, आपने अपनी पेमेंट को जो है वेंडर के पास भेजा और 10 बोरी चावल जो है कंसर्न जगह पर उसकी तरफ से डिलीवर होगा। और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें इन एडिशन है जो हमने अपने लोकल, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के, मार्केट एसोसिएशन के जो स्टेक होल्डर्स थे उनके सौजन्य। और मैं आपको बता रहा हूँ, लॉकडाउन 1 से अब तक लगातार रोज 25 से 30 हजार आदमियों को खाना हम दिल्ली पुलिस अपनी आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो है लोकल स्टेक होल्डर्स की मदद से खिलवा रहे हैं। जी गौरव जी, आपका कुछ बॉर्डर का एरिया भी लगता है आपके एरिया में, तो क्या कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी ज्यादा हुई, काला बाजारी ज्यादा हुई? क्या आपके ऐसा कुछ केसेस आए? क्या कुछ लोगों पे आपने कार्रवाई की? एंट्री एग्जिट पॉइंट है जो हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा से जोड़ते हैं, इसमें हमारा 21 बॉर्डर पे हमारी तैनाती रही है और ये अरेंजमेंट हमारा लॉकडाउन के पहले दिन से चल रहा है। और जैसा आपने बताया, बिल्कुल यहाँ पर हमें इस तरह के काफी मैटर रिपोर्ट हुए और मैं ये कहूंगा कि डेली हमारी जो विजिलेंट चेकिंग है, 2-1 केस हमारे को इस तरीके के मिल जाते हैं कि जो लोग शराब छुपा कर लाने की कोशिश करते हैं। पर इसमें मैं तस्करी वाली बात नहीं कहूंगा आपको। तस्करी तब कहा जाता है कि कोई बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कोई शराब को लाए या उसका कोई बहुत बड़ा मकसद हो कि वो बहुत लार्ज स्केल पे उसको सर्कुलेट करना सोचे। जो हमने शराब पकड़ी है उसकी जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं रही है। उसका जो मसौदा निकाल सकते हैं वो आप ये मानकर चलिए कि कोई इंसान जैसे ला रहा है, वो आदमी चाह रहा है कि जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं, जो उसके जानकार लोग हैं, वो उनकी कंजम्पशन के लिए, क्योंकि जैसा उन्हें पता था कि दिल्ली में इतने लंबे समय तक शराब की सुविधा नहीं थी, तो ये उसके चलते हमारे को केसेस रिपोर्ट हुए थे। बाकी ऐसी कोई तस्करी वाली बात नहीं है। एक आपके यहाँ कितने हॉटस्पॉट बने होंगे? क्या कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ हॉटस्पॉट बनाए गए हैं? इसमें मैं आपको बहुत ही गर्व से ये बात कह सकता हूँ और आप इस बात से अनुमान भी लगाएंगे कि किस सतर्कता से हमारे डिस्ट्रिक्ट में सारे स्टाफ ने काम किया है कि हमारे यहाँ पर एक भी हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं हुआ है आज तक। हम लॉकडाउन 3 के अंदर बात कर रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा
कि हमारे यहाँ पर किसी आदमी का कोरोना सिम्टम से रिलेटेड एक सस्पेक्टेड होने का भी कॉल अगर आया है तो हमने उसमें एसओपी बहुत अच्छे से फॉलो किया है। हमने इमीडिएटली उस आदमी का टेस्ट कराना, उसको रिमूव कराना, उसके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन, इंटेरोगेशन, उनकी पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उनके नंबर की सर्विलेंस, ये सारे काम हमने जो है बड़ी सतर्कता और बहुत ही फुर्ती के साथ किए, जिससे कि हमारे यहाँ पर कोरोना स्प्रेड होने का जो ये बनता मामला नहीं बन पाया। तो इसी का नतीजा रहा कि हमारे यहाँ अभी तक कोई हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं हुआ। गौरव जी, अब देखा गया है लॉकडाउन 3 के अंदर कि जो पहले चेकिंग दिल्ली पुलिस करती थी बैरिकेड लगाकर रोड पे, अब हमने अक्सर देखा है कि उस तरह की चेकिंग नहीं हो रही। क्या जो रिलैक्सेशन होम मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है 7 to 7, आप लोग उसका पालन करते हुए आजकल बैरिकेड नहीं लगा रहे, लोगों से नहीं पूछताछ कर रहे? नहीं, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि बैरिकेड और जगह का मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ बैरिकेडों का इस्तेमाल आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, नंबर 1। हाँ, ये एक बात जरूर है कि अब जैसे आपको पता है कि प्राइवेट ऑफिस खुल गए हैं, 33% स्ट्रेंथ उसमें अलाउड है। बहुत तरह के नॉन एसेंशियल जो व्यवसाय के लोग हैं उनको परमिशन दे दी गई है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजली वाला है और इस तरह का कोई सेल्फ सर्विस प्रोवाइडर है, उनको अलाउ कर दिया गया है। तो आप ये देखेंगे कि इन लोगों के पास में टेक्निकली कोई आई कार्ड नहीं होता है। जैसे आप एक इलेक्ट्रीशियन से बोले कि आई कार्ड दिखाओ, तो कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इलेक्ट्रीशियन को आई कार्ड देती है। तो उसमें उनको रोक के चेक करने का या उनसे किसी तरह के डॉक्यूमेंट को मांगने का जो मादा है वो खत्म हो जाता है। पर हाँ, कोई भी आदमी आ रहा है, हम उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। गौरव जी, एक चीज ये थी कि आप अपने लॉकडाउन के अनुभव शेयर कर रहे थे। आपने बताया कि आपने खाना खिलाया, हंगर कॉल पे काम किए, ड्राई राशन भी आप लोगों ने दिया। ऐसा कोई अचीवमेंट जो आपको लगता हो कि ये मेरी लाइफ में सबसे बड़ा अनुभव रहा, हालांकि आप लोग लगातार काम कर रहे हैं? कुछ डीसीपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने शादी कराई, हमने दूसरे स्टेट में दवाई पहुंचाई, हमने अपनी गाड़ी दी इस्तेमाल करने के लिए। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ रहा? मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इसको मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अनुभव रहा, पर ऐसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हमारे सामने हुए हैं। इसमें मैं एक आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एक हमारे को कॉल मिली कि कोई महिला है जो अकेली रहती हैं और उनकी जो स्थिति है, जो उनका शारीरिक जो उनका स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस है, वो ठीक नहीं है। तो हम ना से केवल के उनको एज अ सीनियर सिटीजन मिलने गए, हमें एक जानकारी और मिली अपने रिकॉर्ड में देख के कि उनका जन्मदिन था जिस तारीख को। तो हमने जन्मदिन के दिन उनके जाकर ना सिर्फ उनका हालचाल पूछा, उनके लिए बहुत बढ़िया सा केक और एक छोटी सी पार्टी हमने अरेंज करी और वो जो वृद्ध महिला है वो बहुत खुश हुई। अच्छा, हमको ये बात नहीं पता थी कि उनके जो बेटे हैं वो खुद भी डॉक्टर हैं और उनकी बेटी जो है वो हमारे क्वारंटाइन सेंटर के अंदर ही डॉक्टर का काम कर रही है। तो हमें बड़ा ही इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उनकी जो महिला की जो उसके एक रिएक्शन थी वो हमें ये मिली कि ऐसा कोई हमारे साथ उनके पूरी लाइफ में उनके साथ इतना बढ़िया कोई सरप्राइज नहीं हुआ था। वो बोली कि मेरे परिवार ने भी मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं दिया है जो आज मुझे दिल्ली पुलिस ने दिया। ये एक मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस और रहा, यहाँ पर एक परिवार, हमारे पास में एक लेडी थी, उनके हस्बैंड जो थे वो इलाहाबाद में थे और ये जो महिला थी ये गर्भवती थी और ये बिल्कुल इनका समय जो था वो डिलीवरी का बिल्कुल पास चल रहा था। तो इनके पास घर पे देखने के लिए कोई आदमी नहीं था और इनका जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी, इन्होंने एक ट्वीट डाला ट्विटर पे, इनको कांटेक्ट करने को भी नहीं समझ आ रहा था। उस ट्वीट को हमने ट्रेस करके और इन्होंने उसमें अपना नंबर भी नहीं डाला था, हमने सिर्फ ट्वीट से इनको ट्रेस करके जो लोकेलिटी थी वहां पर जाकर हमने पता करा। हमने इनकी जाकर वहां पे पहली तो जो डॉक्टर की फैसिलिटेशन थी वो कराई और इनको सुविधा देने के हिसाब से 24 घंटे के अंदर अंदर इनके पति को इलाहाबाद से हम दिल्ली लाए और उसके बाद उन महिला ने अपना जो बच्चा था बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा काम उनका हुआ और दोनों कपल जो है वो उन्होंने अपना सारा कुछ नॉर्मली किया और बच्चा और माँ सब सेफ रहे। ये आपको मैंने दूसरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तीसरा एक्सपीरियंस मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि एक हमारे यहाँ पर था और ये एक बड़ा गरीब परिवार था, उनके यहाँ पर एक शादी थी और उस शादी को लेकर उनके कार्ड वगैरह जो बटे हुए थे, जो फैसिलिटेशन होनी थी, वो बड़ी दिक्कत का उसके अंदर मामला चल रहा था। तो वो शादी भी हमने बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करवाई।
उसके अंदर जो परमिसिबल लिमिट्स थी वो भी हमने करवाया, और खाने पीने का भी हमने उसमें काफ़ी सामान प्रोवाइड करवाया। ऐसे ही एक खराब एक्सपीरियंस भी रहा कि किसी के परिवार के घर में जो थी वो मृत्यु हो गई थी, तो उसमें एक जगह पर उनका क्रिमेशन का भी सारा काम हमने मैनेज करवाया, और एक जगह पर इस तरह से 13वीं का प्रोग्राम था, तो वहाँ पर भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उनकी रस्म को और सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करवाना, उनकी अस्थि विसर्जन तक का जो उनको गढ़गंगा जाने का सारा उनका प्रोग्राम था, पास वगैरह बनने का, हमने वो सारा काम भी कराया। तो आप सोच सकते हैं कि आपने मुझसे एक एक्सपीरियंस मांगा, मैंने आपको 6 बताए हैं। जी तो बिल्कुल। आउटर इस तरह से काम कर रहा है। और इसमें अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मेरी इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, मैं इसमें आपको सबसे बड़ी अचीवमेंट बताना ये चाहूंगा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो स्टाफ है, जो उसका मनोबल है, वो मनोबल मैंने घटता नहीं देखा। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत रही। किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि सर हमारी इतनी ड्यूटी हो गई, हमें आराम चाहिए। वो कहते नहीं सर, हमारा जो काम है हम अपना काम करेंगे, हमें नींद नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात उससे भी कि हमारे यहाँ पर अब तक सिर्फ एक स्टाफ के बीमार होने की रिपोर्ट आई है। अब तक हमारे यहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है स्टाफ का जो अभी तक बीमार पड़ा हो। आपने बीमार होने की बात कही और स्टाफ के मनोबल की बात कही। आपकी अगर फैमिली की बात करें तो कभी उनको डर लगा? आप 24 घंटे काम कर रहे हैं क्योंकि आप उस डिस्ट्रिक्ट में हेड हैं, तो कभी फैमिली की तरफ से कोई ऐसा रहा हो आपको कि नहीं, फैमिली को डाउट हो रहा है कि मैं बाहर घूमता हूँ, मुझे कोरोना ना हो जाए या मेरे साथियों को कोरोना ना हो जाए, जिससे बीमारी घर तक पहुंच जाए? इसमें मुकेश जी मैं बड़ी अच्छी सी बात कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट का हेड हूं, तो इसी तरह मैं अपनी फैमिली का भी हेड हूं। तो उन लोगों को मेरे को लेकर कोई आशंका हो, वो आशंका अगर आती है तो यही मेरा फेलियर है। तो इस आशंका को जन्म ना दिया जाए, उसके लिए अभी फिलहाल जो है हमने अपने रहने की व्यवस्था ही अलग की हुई है, और परिवार से मैं बहुत दूरी बना के चल रहा हूँ पिछले 2 महीने से। और मैंने एक अलग रूम अपने लिए अरेंज किया हुआ है, मैं वहीं पे जाता हूँ, वहीं सोता हूँ, और मेरा अधिकांश जो समय है वो दफ्तर में ही व्यतीत होता है। तो इसलिए अभी हमने बहुत अच्छी दूरी बना रखी है, और इस बात का मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि मेरे घर में किसी भी तरह की असुविधा मेरी वजह से ना हो। जी, आप दिल्ली में से जो कुछ एक डीसीपी हैं उनमें से आप हैं, बाकी आप 24 घंटे मुस्तैद हैं। तो फैमिली से आप कांटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं? देखिए परिवार भी है, बच्चों की चिंता भी होती होगी, माँ बाप की भी, पत्नी की भी, आप उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? ये उनसे बिल्कुल ऐसे ही कोऑर्डिनेट कर लेते हैं जैसे आपसे कोऑर्डिनेशन चल रहा वीडियो है। कॉल के थ्रू बातचीत करते हैं उनसे भी? जी 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 कभी बिल्कुल। कभी चिंता होती है बच्चों की पढ़ाई की, क्योंकि आजकल सब लोग घर में हैं, पता नहीं घर में क्या चल रहा होगा, कभी दिमाग में आता है कुछ कि वो लोग कैसे मैनेज कर रहे होंगे? नहीं, इसमें मैं एक आपको बड़ी अच्छी बात बताऊंगा कि एक तो मेरी जो वाइफ है वो बड़ी इस मामले में अच्छी सतर्क हैं, जिम्मेदार हैं। तो बच्चों की पढ़ाई का बड़ा अच्छा वो मैनेज करके रखती हैं। दूसरा एक चीज़ और भी है कि अभी बच्चों की क्लासेस जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे शुरू हो गई हैं। तो घर में जो जी। कंप्यूटर है उससे उनको जो क्लासेस हैं उनकी वो चल रही है बच्चों की, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और तीसरा ये है कि उनको एक मेरा तरीका रहता है कि मैं उनको हमेशा कोई एक होमवर्क के नाम पे एक ऐसा टास्क दे देता हूँ बच्चों को कि पापा को आज ये देखोगे, पापा तुम्हारे लिए ये भिजवाएंगे। तो एक बड़ा पॉजिटिव मोटिवेटेड वे रहता है बच्चों को काम कराने में। तो इसलिए इस मामले में कोई भी तरह की सुविधा नहीं हुई है हमें, अच्छा चल रहा है। जी, आपने शर्मा जी अभी कहा बहुत सारे अचीवमेंट हैं, ये कुछ अच्छे हैं। हर पुलिस वाला सुपर कॉप होता है, और आपके पास तो डिस्ट्रिक्ट ही ऐसी है जिसमें अक्सर बड़े बड़े मामले सामने आते रहे हैं। क्या ऐसा जी। कोई केस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे माध्यम से दर्शकों के साथ, जो आपको लगता हो कि आपकी लाइफ में एक अच्छा केस था जिसमें आपको मेहनत भी अच्छी करनी पड़ी? हालांकि आप हर केस पर मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम याद रहते हैं। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि इतने सारे केसेस हैं कि किसी एक को चुनना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। पर जैसा कि आपने कहा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा है, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट की जो एक ख़ास बात यहाँ पे क्राइम पैटर्न की रही है, वो यहाँ पे रही है कि यहाँ पर बहुत सारे दिल्ली के कुख्यात गैंग्स सक्रिय हाँ। रहे हैं। तो गैंग्स को कंट्रोल करना और उनको क्राइम का उनका कंट्रोल करके उनको जेल भेजना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था। और जैसा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली के सबसे डेस्परेट गैंगस्टर्स मेरे इलाके के ही बाशिंदे हैं। तो ऐसा ही एक पिछले साल के आखिरी महीने का एक मर्डर था, अगर आपको याद रहा हो। एक मर्डर हुआ था हमारे यहाँ पर, वो नरेंद्र काला करके नाम था उनका, नरेला के रहने वाले थे, और वो पहले काउंसलर भी रहे थे। तो वो एक दिन के दिन दहाड़े एक बाजार के अंदर काफी गोलीबारी हुई थी उसमें।
तो उस गैंग को पकड़ने का जो एक चैलेंज था वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा। और मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि उसमें हमारी जो टीम रही, स्पेशली हमारा जो इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ रहे और उनकी टीम रही, उन्होंने उसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1.5 महीने तक हमारी टीम अलग अलग वेशभूषा बनाकर उन बदमाशों की अपना खोजबीन में लगी रही। और उसमें जो 2 सबसे बड़े क्रिमिनल थे उनको पकड़ने में हमारी टीम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रही। उसमें 1.5-2 महीने का बहुत बड़ा टास्क रहा। पंजाब के अंदर एक एनकाउंटर करा गया, तब जाकर उनको पकड़ा गया वहां पे। तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिस्की ऑपरेशन था जो हमारी टीम ने सफलतापूर्वक किया। वो मेरे लिए एक बहुत बात थी। ऐसा तो नहीं कि आप लोग लॉकडाउन में बिजी हैं, सड़कों पर निगरानी कर रहे हैं, शराब के ठेकों की भी निगरानी कर रहे हैं, इस बीच में जो अपराधी हैं उनको कोई मौका मिल रहा हो निकलने का, कुछ दूसरा क्राइम करने का, उनके लिए कोई चेतावनी आपकी तरफ से? इस बात में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन पब्लिक के लिए तो रियायतें हैं, अपराधियों के लिए लॉकडाउन में भी कोई रियायत नहीं है। उनका लॉकडाउन 3 भी लॉकडाउन 1 ही चल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह का जो हमारे यहाँ पर रिपोर्टेड अपराध है, वो रिपोर्टेड अपराध ही ना के बराबर है इस समय। तो इस तरीके से जो है क्राइम हमारा बहुत कंट्रोल में है और यहाँ पर क्रिमिनल्स पे हमारी पकड़ में और हमारी उन पे निगरानी में कोई कमी नहीं आई है। तो इसलिए क्रिमिनल्स के लिए हमारा लॉकडाउन जो है वो 100% वाला ही चल रहा है अभी। आपकी पैनी नजर इन पे बनी हुई है अभी भी, वो मौके का फायदा नहीं उठा सकते। जी बिल्कुल। कुछ डीसीपी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारी हॉबीज जो थी वो हम लॉकडाउन में नहीं कर पा रहे। किसी ने कहा मुझे घूमना पसंद है, योगा करना, सबके अपने अपने हैं। क्या गौरव शर्मा की भी कोई हॉबी है? मैं अगर अपनी हॉबी बताऊं तो मेरी हॉबी है कि बस मेरे को जब समय मिलता है तो मैं सोना पसंद करता हूं। उतना ही मेरे लिए काफी हो जाता है कि सो लूं। तो थोड़ा सा उस हॉबी को मैं आजकल मिस कर रहा हूं अपनी। हमें सोने का समय थोड़ा कम मिल रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आज ये जो समय है ये एक बहुत चुनौती का समय है और बिरला ही ऐसा समय आता है कि जब आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप इस स्केल पे इस लेवल पर उतर के काम कर सकें। तो मैं मानता हूं कि भगवान, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें चुना। इतने कठिन समय में हम आज इस काबिल हैं कि इस मामले में हम कुछ योगदान दे पा रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो काम हम कर रहे हैं उसको। फैमिली का सपोर्ट आपको पूरा मिलता है? जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ के लोगों के लिए और आम लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैसेज में देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा हमेशा से मैसेज ये रहा है कि जो हमारा स्टाफ है वो हमारे परिवार है। और मैंने हमेशा अपने हर स्टाफ के आदमी को अपने परिवार का ही माना है और वो लोग भी मुझे अपने परिवार का ही देखते हैं। जो चीज़ मेरे लिए वो चीज़ उनके लिए। तो हमने जो सबसे पहला मोटिव रखा है वो यही रखा है कि उनके आराम का, उनकी सुविधा का, उनके खाने का, पीने का, और जब वो ड्यूटी कर रहे हैं तो उस समय की जो बेसिक फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए उसमें कोई कमी ना हो। तो जैसे हम उनका ध्यान रख रहे हैं वो अपनी ड्यूटी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे ये कोरोना का जो टाइम है ये हम इसी तरीके से निकालेंगे और ये हम सक्सेसफुली इस कोरोना को हराएंगे और ये हम इसमें विनर होंगे। आम लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आम लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये संयम जो अब तक लोगों ने बरता है, मैं उनसे यही अनुरोध करता हूं कि ये संयम को बरकरार रखें। जो अपना काम है उसको समझदारी से करें, विवेक से करें। और इसमें जो शरारती तत्व हैं उनको आप थोड़ा सा डिस्करेज करें कि कोरोना की मिली छूट जो है वो आपकी सहूलियत है, उसे आप सहूलियत की तरह करें इस्तेमाल, उसका आप गलत इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल, अपने समय का सही इस्तेमाल करें और दिल्ली पुलिस को सहयोग करते रहें। गौरव जी, काफी कुछ आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में किया है, मीडिया के माध्यम से समय समय पर दिखता भी रहा है। लॉकडाउन के बीच आपकी छवि एक सुपर कॉप पुलिस अफसर के तौर पर सामने आई है। एक नरम दिल पुलिस अफसर भी लोगों के सामने आया है, जो खाना भी खिला रहा है, दवाइयां भी दे रहा है, हर तरह से मदद कर रहा है। उम्मीद यही है कि पुलिस आगे भी ऐसे ही काम करती रहेगी। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, लोगों के दिल को छूने का आप लोगों ने काम किया है। तो उम्मीद यही है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग भी आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे और कोरोना के खिलाफ जो आपकी जंग जारी है उस जंग को दिल्ली पुलिस के सहयोग से पूरी दिल्ली जरूर जीत लेगी। गौरव जी, नवोदय टाइम से आपने बातचीत की, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, थैंक यू।